मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। हम वेब इंजीनियरिंग के कोर्स में लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर वेब ई प्रोसेस एक्टिविटीज़ और एक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कम्युनिकेशन फ़ेज़ को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने देखा था कि ड्यूरिंग वेब ई प्रोसेस एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस कम्युनिकेशन फ़ेज़ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमने उस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस किया। उसके अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन फ़ेज़ के अंदर फार्मूलेशन को डिस्कस किया हमने, एलिस्टेशन को हमने डिस्कस किया और इन द एंड जो है हमने नेगोशिएशन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम वेब ई प्रोसेस एक्टिविटीज़ और एक्शन के प्लानिंग स्टेप को जो है फ़ेज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग के अंदर हमने किन-किन चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास प्लानिंग के जो की पॉइंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। प्लानिंग की पॉइंट से क्या मुराद है कि जब भी हम वेबसाइट वेब ई प्रोसेस या वेब ई सिस्टम की डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो कम्युनिकेशन के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है वो प्लानिंग का होता है। प्लानिंग के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट से पहले हमें इन सारे की पॉइंट्स को जो है हमें इनसे फ़ैमिलियर होना चाहिए। हमें इसकी जो है वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग जब भी करेंगे वेब ई प्रोसेस एक्टिविटीज़ और एक्शन के तहत किसी भी सिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान तो हम उसके पर्पस को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, टारगेटेड मार्केट हमारी कौन सी है उसको प्लानिंग के अंदर जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन है वेब पेजेस की उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंटेंट डिटेल्स है प्लानिंग के अंदर हम कंटेंट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। वेब ई डिज़ाइन स्टाइल गाइड जो है उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा जो आपके पास वेबसाइट का मेन पेज है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और इन दी एंड जो है वो डोमेन को किस तरह से रजिस्टर करवाना है, कितने टाइम के लिए रजिस्टर करवाना है, तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इनको थोड़ा-थोड़ा जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले वेब सिस्टम पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमेशा जब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं बिगेन विद द एंड इन माइंड। जब भी आप किसी सिस्टम को नए सिस्टम को डेवलप करें तो आपके पास एक गोल जो है एंड गोल जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप ये वेब सिस्टम बना रहे हैं तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी आउटकम क्या होगी, इसकी आपको आउटपुट क्या मिलेगी, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपको इसके कितने किस हद तक जो है आप इसके गोल जो है वो अचीव कर सकेंगे। तो हमेशा जब भी किसी वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, वेब सिस्टम को आप डेवलप करें तो पर्पज़ के अंदर आपको उसका जो आउटकम है, एंडेड आउटकम है, उसका भी आपके माइंड में जो है उसके टारगेट जो है, उसकी जो आउटकम है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। सेकेंडली जो है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम वेबसाइट को बनाने क्यों जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। तो प्लानिंग के जितने भी हम स्टेप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली हम फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं तो हम इन फ्यूचर हमने ये देखना है कि हम क्या-क्या चीज़ जो है क्योंकि हम डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग जो है हम फ्यूचर की कर रहे हैं कि जो वेबसाइट हम डेवलप करने जा रहे हैं तो हमने इसके अंदर किन-किन चीज़ों को जो है वो इंक्लूड करना है। तो पर्पज़ के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम इस वेब ऐप को, वेबसाइट को, वेब सिस्टम को क्यों डेवलप करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है हू आर द टारगेटेड यूज़र। जब हम वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं तो इसको इस्तेमाल कौन करेगा, उसके टारगेटेड यूज़र कौन से हैं और उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि जो आप वेब सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट गोल्स कौन से हैं, किन-किन गोल्स को आपने जो है अपने माइंड में रखना है। क्योंकि जब तक आपके माइंड के अंदर गोल नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप अपने सिस्टम को जो है वो एक्यूरेटली डेवलप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस पॉइंट के अंदर जो है हम इन 4 चीज़ों को देखने के बाद जो है हाउ आर यू प्लानिंग टू बिल्ड अ वैल्यू, ठीक है? तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो आपने ऊपर गोल डिस्कस किए, टारगेटेड यूज़र हैं, कि आप वेबसाइट को क्यों जो है वो आप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम प्लान करेंगे कि हम किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को जो है उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लानिंग के अंदर जो सेकंड स्टेप आ जाता है, वो है टारगेटेड मार्केट कि जो आप वेबसाइट को प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग करने जा रहे हैं, वेबसाइट की डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी टारगेटेड मार्केट कौन-सी है, ठीक है? तो आप इसके अंदर ये देखना चाहते हैं कि आप कौन-सी मार्केट को सर्व करना चाह रहे हैं, आपके टारगेटेड यूज़र कौन से हैं, मार्केट किस मार्केट की तरफ जो है आप जाना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर आपने जो है ये भी चीज़ उसके अंदर देखनी है कि व्हाट आर देयर बिगेस्ट कंसर्न। जिस मार्केट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस मार्केट के बिगेस्ट कंसर्न क्या हैं, उस मार्केट की डिमांड क्या है।
मार्केट किस चीज़ की डिमांड कर रही है, आपको अपने वेब सिस्टम के अंदर क्या ऐसी चीज़ें उसके अंदर लानी चाहिए जो कि मार्केट उसको एक्सेप्ट करे, मार्केट जो है उससे मार्केट का उसको कंसर्न हो। तो उसके अलावा जो आपने इस चीज़ के अंदर देखना है, जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लीडर्स और उसके कंपटीटर्स कौन से हैं। तो डेफिनेटली जब तक आप उसके कंपटीटर्स का पता नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट जो आपकी वेबसाइट है वो डेफिनेटली जो है हमेशा जहाँ भी आप किसी भी टारगेट मार्केट मार्केट को टारगेट करेंगे, तो उसके लीडर्स और उसके कंपटीटर्स का जो है वो आपको पता होना चाहिए कि उस मार्केट के अंदर जो है कौन से कंपटीटर्स हैं। उसके अलावा जो आप मोस्टली जब भी टारगेट मार्केट को डिस्कस करते हैं या आप उसको फाइंड करेंगे या उसको देखेंगे कि आपने किस मार्केट की तरफ जाना है, तो उसके जो है प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो है आप मार्केट की तरफ जब जाएँगे, तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो उसके बाद आप जब भी वहाँ पे अपने सिस्टम को लॉन्च करेंगे, तो वो आपको उसके सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो टारगेट मार्केट के बाद जो है, तो हम यहाँ पे प्लानिंग जो है वेब पेज और उसके ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग डेफिनेटली जब भी हम किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं या वेब सिस्टम को यहाँ पे डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो है उसके मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। तो कोई वेबसाइट है, वेब सिस्टम है, तो हमने ये भी देखना है कि हमने उसके अंदर कितने वेब पेजेस को जो है हमने वहाँ पे पुट करना है, कितने वेब पेजेस की हमें उसकी ज़रूरत है, कितने मॉड्यूल्स की उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके अलावा जितने भी उसके अंदर वेब पेज जो है वो इंक्लूड किए जाएँगे, तो हर वेब पेज के गोल को, उसका ऑब्जेक्टिव, किस वेब पेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसको एक-एक सेंटेंस के अंदर या उसको जो है हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे प्लानिंग के अंदर कि कौन-सा वेब पेज जो है, हमें कितने वेब पेजेज़ की ज़रूरत है और कौन-सा वेब पेज जो है वो किस चीज़ को जो है वो रिप्रेज़ेंट करेगा। तो उसके अलावा वेब पेजेस के अंदर प्रॉपर जो है वो आपने उसके अंदर जो है वो किस तरह से नेविगेशन जो है उसके अंदर इंक्लूड करनी है, नेविगेशन का ऑर्डर जो है वो किस तरह से होगा। उसके अलावा जो है आपने स्केच लाना है कि जो आपका होम पेज है वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि मोस्टली जो विज़िटर होते हैं वो हमेशा होम पेज को ही विज़िट करते होते हैं। तो होम पेज की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसकी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि यूज़र जो है वहाँ पे यूज़र ने विज़िट करना है, तो डेफ़िनिटली उसको उसकी जो है नेविगेशन जो है प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। तो जो उसका होम पेज है वो बेसिकली फ़ोकस कर रहा हो कि ये वेबसाइट, वेब सिस्टम जो है वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपने उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप आ जाता है वो कंटेंट डिटेल है। जैसा कि वेब इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो जब भी किसी सिस्टम को डेवलप करें तो आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। कोई कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होनी चाहिए, कोई चोरी-शुदा कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसको आपने किसी और को कॉपी किया हो, या फेक कंटेंट नहीं होना चाहिए, या आपके पास इर्रेलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप वेबसाइट की प्लानिंग करें, तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को भी जो है इंश्योर करना है कि वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपका अपना कंटेंट है। आप कंटेंट को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज़, या आप जो है कोई सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं। तो किसी वे के साथ भी आप वैलिड कंटेंट को जो है वो वहाँ पे गैदर कर सकते हैं। उसके अलावा हमेशा जो है इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि जिस सिस्टम को आप बना रहे हैं उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी आइडियाज़ लेने चाहिए, उनसे भी कंटेंट लेना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, किसी फर्म के अंदर, उनके पास सबसे बेहतर जो है वो उस ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड जो है वो कंटेंट होता है। तो इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको अपने आइडियाज़ सबमिट करवाएँ इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, जो आप उसको फिर अपने वेब सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो आपको बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास जो कंटेंट हो, वो आपके पास जो है वो कॉपीराइटेड ना हो। तो अगर ज़रूरत पेश है, तो हमेशा कॉपीराइटर जो होता है उसको भी उसके अंदर हायर करना चाहिए, जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड नहीं है, ठीक है? तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके पास कंटेंट जो है हमेशा रिलेटेड डोमेन से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप वेब सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपके पास कंटेंट है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? तो या आपके पास हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई आप वेब सिस्टम बना रहे हैं, तो आपके पास कंटेंट भी जो है वो उसी से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास वेब
डिज़ाइन स्टाइल और गाइड आ जाता है कि जब भी आप वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वेबसाइट का जो पेज है या वेबसाइट की डेवलपमेंट के अंदर उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्थेटिक्स होना चाहिए। स्टैटिक से क्या मुराद होता है कि आपके पास जो पेज है, जो वेबसाइट है, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि यूज़र जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो वेबसाइट का जो डिज़ाइन गाइड है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप किसी वेब सिस्टम को डेवलप करेंगे तो आपको एक लोगो की ज़रूरत होती है जो कि आपकी उस वेब सिस्टम को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर रहा होता है कि ये आपका वेब सिस्टम जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके अलावा आपको वेबसाइट को वेब सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो है एक यूनिक कलर स्कीम की ज़रूरत होती है। स्टाइल की कोई मॉडर्न स्टाइल है, विजनेट स्टाइल है, तो किस तरह का स्टाइल जो है वो आप उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी भी प्रॉपर जो है वो प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, हमेशा जो है वो प्रॉपर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो वेब सिस्टम की डिज़ाइन की तरफ जो है उसको लेके जाना चाहिए। कोई इस तरह का इमोरल फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई इस तरह का जो है वो उसका स्टाइल नहीं होना चाहिए जो कि यूज़र जो हैं जब उसको देखें तो एक अजीब-सा स्टाइल लगे। तो हमेशा जो है उसका फ़ॉन्ट को भी उसके अंदर सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करें, तो जिस पर्पज़ के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स को भी जो है आपको फाइंड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपके पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स होनी चाहिए कि वेबसाइट जो एक्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, वो जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो किस तरह से रन कर रही हैं, उसके अंदर कौन-कौन सी जो हैं वो आपके पास जो हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो आपको उससे मिलती-जुलती वेबसाइट को विज़िट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जो वेब सिस्टम है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो होम पेज की सेटिंग है, उसको भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? उसके अंदर जो भी आपके पास होम पेज है, उसके ऊपर जितने भी इमेजेस हों, वो हमेशा सपोर्टिंग होने चाहिए और रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मैं अभी एग्ज़ाम्पल दूँगा, किसी भी एजुकेशन सिस्टम की कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जब आप विज़िट करते हैं, तो उसके ऊपर जो इमेजेस होती हैं, वो रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो उस पार्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर हो रही होती हैं या हो चुकी होती हैं। तो आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो आपको फ़ौरन पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर इससे पहले क्या होता रहा है, कौन से इवेंट्स हुए हैं या किस पर्पज़ के लिए जो है ये वेबसाइट आपके पास मौजूद है। तो उसके अलावा जो है कुछ हेडलाइंस हैं, कुछ सब हेडलाइंस हैं, आपको होम पेज के ऊपर जो है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। हमेशा हेडलाइंस और सब हेडलाइंस जो होती हैं वो हमेशा जो विज़िटर्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। विज़िटर्स जो होते हैं वो उसकी डिटेल की तरफ नहीं जाते, वो जस्ट व्यू करते हैं उसकी हेडलाइंस को और सब हेडलाइंस को। तो इसलिए किसी भी होम पेज की सेटिंग के अंदर हेडलाइंस और सब हेडलाइंस को भी जो है इंक्लूड करना चाहिए। नेविगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो होम पेज के ऊपर नेविगेशन क्लियरली मेंशन करना चाहिए। नेविगेशन जो हैं वो आपको एक पेज से जो है वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ लेके जाती होती हैं। तो उसके अलावा आपके पास जो होम पेज है उसको क्लीन और सिंपल होना चाहिए। जैसे हम प्रीवियसली भी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो होम पेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। सिंपल कंटेंट होना चाहिए, क्लीन कंटेंट होना चाहिए, रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो आपके पास वेब पेज है, होम पेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो। जो इस तरह का अगर कोई होम पेज होगा तो डेफ़िनिटली यूज़र जो हैं उसको डिसलाइक करेंगे। तो इस तरह का वेब होम पेज जो है उसकी डिज़ाइन किया जाए जिसके अंदर जो विजिटर्स हैं, जो यूज़र्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो होम पेज जो है उनकी अटेंशन जो है वो गेन कर सके। तो उसके अंदर डेफ़िनेटली आपको होम पेज के ऊपर जो है ऑडियंस के पर्पज़, उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी होम पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा इन दी एंड जो है प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर जो सबसे एंड पे हमारे पास पॉइंट है वो रजिस्टर डोमेन है। डेफ़िनेटली जब तक आप अपने डोमेन को रजिस्टर नहीं करवाएँगे, आपकी जो वेबसाइट है वो इंटरनेट के ऊपर नहीं आ सकेगी। वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। तो अपने डोमेन को रजिस्टर आप जो है वो करवाएँ, उसके लिए जो है वो आपके पास जो रेंज है वो 3 टू 5 ईयर है। और उसके अलावा जब भी आप किसी डोमेन को रजिस्टर करवाएँ, तो उसका नेम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए।
और इस तरह का ना हो कि लोग सोचें कि ये किस तरह का नेम है या इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या पर्पज़ हो सकता है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर एग्ज़िस्ट कर रही हैं। जब वो आपके सामने आती हैं तो आप सोचते हैं कि किस तरह का नेम है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो डोमेन का नाम अजीब-सा हो तो लोग जो हैं वो फिर उसके ऊपर यूज़र्स जो हैं वो देखते हैं कि ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमेशा जब भी किसी डोमेन को लें, किसी पार्टिकुलर डोमेन को, तो इस तरह का उसका नेम होना चाहिए जो कि मेमोरेबल हो, शॉर्ट हो। पीपल ये ना सोचें कि ये किस तरह का जो है इसके अंदर नेम इंक्लूड हुआ है। तो हमेशा डोमेन नेम को क्लियरली जो है वो वेबसाइट के जो टाइप है उसको शो करवाना चाहिए कि ये एजुकेशनल है, सोशल है या किस पर्पज़ के लिए जो है ये डोमेन को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर वेब इंजीनियरिंग के अंदर, वेब ई प्रोसेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्लानिंग का फ़ेज़ था उसके अंदर हम इन पॉइंट्स को जो है उसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।